नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विशेषकर ये डीएसएसबी द्वारा जो टीजीटी पीजीटी हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आरंभ करने से पहले मैं आपको साहित्य इतिहास लेखन में जो विचारधारा या जिस दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का कार्य किसने किया था? फ्रेंच विद्वान तेन ने किया था। और तेन ने साहित्य इतिहास को समझने हेतु हमें 3 तत्व बताए हैं। ये 3 तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर फ्रेंच विद्वान तेन का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो 3 तत्व कौन से हैं? पहला है जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण विशेष। इन तीनों तत्वों का जो प्रतिपादन था वो फ्रेंच विद्वान तेन ने किया था और इन तीनों तत्वों का ही प्रभाव हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन और आलोचना दृष्टि पर हमें दिखाई देती है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, तीनों तत्व आपको पता होने चाहिए। इसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंच विद्वान तेन ने किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर किसका प्रभाव पड़ता है? उनके साहित्य इतिहास लेखन पर फ्रेंच विद्वान तेन का। ये जरूर याद रखना। तेन ने हमें 3 तत्व दिए या 3 तत्व बताएं साहित्य इतिहास को समझने हेतु। साथ ही हडसन ने भी 2 तत्व हमें बताएं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए 2 तत्व और प्रमुख होते हैं। वो 2 तत्व कौन से थे? काव्य सृजक का व्यक्तित्व और काव्य सृजक की प्रतिभा। मतलब व्यक्तित्व और प्रतिभा को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 5 तत्व हो गए, जिनमें से 3 तत्व हमें तेन ने बताया है और 2 तत्व हमें हडसन ने बताया, व्यक्तित्व और प्रतिभा। अब इन 5 तत्वों के अलावा एक तत्व और बताया गया जर्मन इतिहास विशेषज्ञों के द्वारा। और जर्मन के जो इतिहास विशेषज्ञ थे उन्होंने कौन सा एक तत्व बताया है? तदयुगीन चेतना। तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिला के 6 तत्व होते हैं जिसके द्वारा हम साहित्य के इतिहास को समझते हैं और उसकी आलोचना या उसका विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं टोटल 6 तत्व हैं और 6 तत्वों को यहाँ एक साथ बताया गया है। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ये तेन ने इसको हम प्रतिपादित किया है। काव्य सृजक का व्यक्तित्व और काव्य सृजक की प्रतिभा, इसका प्रतिपादन हडसन ने किया है। और तदयुगीन चेतना का प्रतिपादन जर्मन के साहित्य इतिहास लेखक है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। तो ये 6 तत्व आपको जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन पर फ्रेंच विद्वान तेन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। और युगित चेतना का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी मैंने अभी आपको बताया। जर्मनी के जो साहित्य इतिहास लेखक हैं उन्होंने इसको दिया है या इसका प्रतिपादन किया है। अब एक आलोचक हैं सेक्युलिन, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सेक्युलिन जो थे इतिहास लेखक, उन्होंने साहित्य की विभिन्न प्रक्रियाओं व प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया से स्थापित किया है। और ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित आलोचक थे, तो इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा के जो आलोचक होते हैं वो सभी साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के मूल में अर्थ को स्थापित करते हैं। अर्थ का मतलब होता है पैसा। तो मार्क्सवादी विचारधारा के जो आलोचक होते हैं या समीक्षक होते हैं, ये आपको पता है, वो किसी भी साहित्य की या किसी भी चीज की जब वो आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो उसके केंद्र में वो अर्थ को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पाश्चात्य इतिहासकार प्राय यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं। मतलब पाश्चात्य इतिहासकार जो रहे उन्होंने साहित्य के इतिहास को लिखने में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। और भारत के जो इतिहासकार रहे हैं, भारत के जो साहित्य इतिहासकार रहे हैं, उनका दृष्टिकोण प्राय कैसा रहा है? अध्यात्म परक रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो आरंभ होती है वो गारसादा तासी से होती है, जो आपको पता भी है। लेकिन गारसादा तासी से पहले भी कुछ ग्रंथ लिखे गए जिनको हम इतिहास की संज्ञा तो नहीं देते, लेकिन उसकी जो सामग्री है वो इतिहास लेखन की तरह ही हमें उसमें कुछ सामग्री प्राप्त होती है। जैसा कि 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक है गोकुलदास। भक्तमाल की जो है नाभादास की रचना है। कालिदास हजारा जो है कालिदास त्रिवेदी की रचना है। ये तीनों रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखना। और एक है 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी आप याद रखना, गोकुलदास की ही रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों। इन सभी रचनाओं में हमें क्या मिलता है? कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय हमें मिलता है इसमें। ये जो रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कालिदास हजारा, इन रचनाओं में हमें हिंदी के विभिन्न कवियों का जीवन वृत्त मिलता है और कृतित्व मिलता है। केवल बस हमें ये मिलता है, इसमें ना कोई कालक्रमानुसार इसका वर्णन किया गया है और ना ही उसमें सन संवत का कोई जिक्र किया गया है। इसलिए इन सबका अभाव है, इसलिए हम इसे इतिहास की संज्ञा नहीं देते हैं।
अब व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा था वो गारसादा तासी ने लिखा था। गारसादा तासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांसीसी लेखक थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उस इतिहास का क्या नाम था? इस्तवार इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम ये था, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। और किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। अब आप ये देखें कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी भाषा में ना होके वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो आप इसे जरूर याद रखना, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। ये भी पूछा जाता है हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आपका आंसर होगा गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो है उसका नाम क्या है? तो इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, सर्वप्रथम जो इतिहास लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तो ये 3 तथ्य जरूर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका जो पहला भाग था, 2 भागों में ये इतिहास लिखा गया था। तो पहला भाग जो है वो 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें वर्ण क्रमानुसार हिंदी के लगभग 738 कवियों का वर्णन किया गया है। वर्ण क्रमानुसार का मतलब होता है जैसे क, ख, ग, ख। अब का वर्ण से जितने भी कवि हैं वो एक साथ आ गए। ख वर्ण से जितने भी कवियों का नाम है वो एक साथ आ गया। ग वर्ण से जितने भी कवियों का नाम है वो एक साथ आ गया। तो इसको कहते हैं हम वर्ण क्रमानुसार। तो इसी वर्ण क्रमानुसार गारसादा तासी ने जो हिंदी के कवि थे उनका उल्लेख किया अपनी रचना में। अब जो गारसादा तासी थे वो उर्दू के प्रोफेसर थे, अतः इस हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने 738 कवियों का उल्लेख तो किया, लेकिन उसमें केवल हिंदी के 72 कवि ही हैं। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी में उन्होंने केवल हिंदी के 72 कवियों का उल्लेख किया। बाकी सभी जो कवि हैं इन 72 के अलावा वो उर्दू के कवि हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं गारसादा तासी के इतिहास से संबंधित, इसे आप जरूर याद रखें। अब हम आते हैं हमारे जो दूसरा इतिहास है उस पर। दूसरा इतिहास मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है, जिसको हम तबका तु शुअरा या तजकिरा ए शुअराई ए हिंदी ये कहते हैं। ये उस ग्रंथ का नाम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि तजकिरा ए शुअराई ए हिंदी किस लेखक की रचना है? तो मौलवी करीमुद्दीन की है। यह ग्रंथ सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसमें कवियों की संख्या 1004 है। इनमें हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 62 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1004 कवि हैं, उनमें केवल 62 कवि जो है वो हिंदी के, बाकी सब उर्दू के हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर, जो आपको नाम से ही पता लग जाएगा। शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर, यहाँ दोनों जगह शिव सिंह नाम आया, इससे आपको पता लग जाएगा। 1883 में प्रकाशित हुआ। इसमें 100 कवियों के जीवन वृत्तों का संग्रह है। यह मूलतः काव्य ग्रंथ है। अब हम आते हैं अपने अगले इतिहास पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो यही है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो लिखित है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी जरूर याद रखें। पहला सुव्यवस्थित इतिहास है। उनका इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो ये इतिहास लिखा था, ये बंगाल से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये पत्रिका का नाम है। इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप 2-3 बार इसका नाम बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन की जो यह रचना है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था। ये सभी तथ्य आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये सभी आपसे पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो आपका आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें कवियों एवं लेखकों का पहली बार काल क्रमानुसार वर्णन या वर्गीकरण करते हुए साहित्य की प्रवृत्तियों और काल विशेष का नामकरण करने का प्रयास किया गया। ये रचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो पहली बार हुई थी। जैसे पहली बार इसमें काल क्रमानुसार, इससे पहले मैंने आपको बताया था वर्ण क्रमानुसार। और वर्ण क्रमानुसार क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि जिसमें वर्ण के क्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण किया गया। का वर्ण से जितने भी, खान वर्ण से और गा वर्ण से जितने भी, सब एक साथ। इसमें काल क्रम से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो कबीर उस समय के कवि हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वही आएंगे। लेकिन अगर देवसेन, आपने नाम सुना होगा,
आदिकाल के कवि हैं, गोरखनाथ हैं या स्वयंभू हैं। अब वर्ण क्रमानुसार दा वर्ण जो है वो का के बाद आता है, तो ये सबसे नीचे चले जाएंगे। गोरखनाथ हैं वो यहाँ जाएंगे, मतलब पहले कबीर हो गए, बाद में गोरखनाथ। तो ये वर्ण क्रमानुसार के कारण ये हमें एक विसंगति दिखाई देती है। लेकिन काल क्रमानुसार में क्या होता है, जो जिस काल का कवि है वो उस काल में ही उसको रखा जाएगा। तो पहली बार काल क्रमानुसार वर्गीकरण किस इतिहास ग्रंथ में किया गया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो लिखित इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पहली बार काल क्रमानुसार वर्गीकरण कवियों का किस ग्रंथ में किया गया है। साथ ही क्या हुआ, पहली बार साहित्य की प्रवृत्तियों और काल विशेष के नामकरण करने का प्रयास किया गया। अब आप देखते हैं ना, नामकरण आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या चारण काल या संतकाल, पहली बार नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया। इससे पहले किसी भी साहित्य आलोचक जो हैं, साहित्य लेखक जो हैं, उन्होंने नामकरण करने का प्रयास नहीं किया। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पहली बार नामकरण करने का प्रयास किसने किया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बिंदु है, ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एक बार नहीं, कम से कम हिंदी के 50 एग्जाम अगर हुए होंगे तो 50 में से 40 में आपसे पूछा गया था कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा, तो सर्वप्रथम किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस ग्रंथ का अंग्रेजी में, यह ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है वो अंग्रेजी में लिखा है, और गारसा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1957 में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। ये कुछ प्रश्न भी पूछा जाता है। इसे हिंदी का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास होने का गौरव प्राप्त है। ग्रियर्सन का अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाषा सर्वेक्षण। और हिंदी, हमारे हिंदी प्रदेश की जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनका भी सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। और सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक को प्रकाशित किया, उसका नाम था भाषा सर्वेक्षण। तो ये पुस्तक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन की। अब हम आते हैं अपने अगले इतिहास लेखक पे, जो कि मिश्र बंधु हैं। अब मिश्र बंधु में 3 भाई हैं या बंधु हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, और ये पूछा भी जाता है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब आपको अगर ये याद ना होता तो आप ये याद कर लें, पहला नाम गणेश श्याम सुख, ठीक है, या सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव। आप ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको मिश्र बंधुओं के तीनों नाम याद हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर चौथा कोई नाम होगा तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाते हैं, तीनों नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है मिश्र बंधु में कौन 3 शामिल है, और चौथा आपको कौन शामिल नहीं है, और चौथा आपको जो इन तीनों के अलावा जो होगा वो आपको निकालना होगा, मतलब उस पर टिक करना होगा। तो आप ये तीनों नाम याद कर लें। मिश्र बंधुओं ने 1913 में मिश्र बंधु विनोद लिखा, जो कि इनके नाम से ही पता लग जाता है, क्योंकि मिश्र बंधु इसमें आता है। और ये 3 भागों में प्रस्तुत किया गया ग्रंथ था 1934 में। इसका 4 भागों में था, 3 भाग इसके 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है, और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 4591 कवि थे, जिसको हम लगभग 5000 कवि बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जैक्ट इसकी संख्या पूछी जाए तो आप 4591 बताओगे, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। और वैसे मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि लगभग 5000 कवि थे। इसमें बस आपको इस ग्रंथ में मिश्र बंधु के तीनों नाम याद होने चाहिए, और मिश्र बंधु विनोद कब प्रकाशित हुआ था, 1913 में, ये याद रखना है आपको। और कितने कवि थे लगभग, तो ये भी याद रखना है, लगभग 5000 कवि थे। अब हम आते हैं अपने सबसे जो इम्पोर्टेंट इतिहास लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन पर आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहास लेखक है उनकी बात, उनमें तीसरे ये हैं। पहले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दा तासी, दूसरे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 3 इतिहास लेखक अगर आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें से ही क्लियर हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। वही परिवर्धित होकर 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ था वो इन्होंने स्वतंत्र एक इतिहास ग्रंथ के रूप में इसकी रचना नहीं की थी। 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर जो कि नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित हुई थी, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से
सर्वप्रथम इनके इतिहास का प्रकाशन हुआ था। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुए थे 1929 में, और यही जो भूमिका है इसी को परिवर्धित करके परिमार्जित करके 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर किसका प्रभाव है, तेन का, ठीक है। और तेन द्वारा जो पद्धति है उसको हम कहते हैं विधेयवादी पद्धति, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर विधेयवादी पद्धति का प्रभाव पड़ा है, और जिसके जन्मदाता तेन है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, जिसमें जाति परंपराओं, तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। विधेयवादी पद्धति में तदयुगीन परिस्थितियों पर, वातावरण पर का विश्लेषण किया जाता है और उसके अनुरूप ही साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। तो ये विधेयवादी पद्धति है जिसके जन्मदाता तेन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर तेन का ही प्रभाव पड़ा है। अब हम आते हैं अगले इतिहास लेखक पर। तो दो इतिहास लेखक हैं जो पादरी थे, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे याद रखना है, इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, बस इनका नाम है और लेखक है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में प्रकाशित हुआ था। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो पादरी एडविन ग्रिब्ज हैं, ठीक है। अब यहाँ आप चाहे ग्रिब्ज या एडविन और स्केच, इससे आप इन दो शब्दों को याद कर लें। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी है, एडविन ग्रिब्ज की, ठीक है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिब्ज की है। एडविन ग्रिब्ज स्केच, इनके एडविन ग्रिब्ज के इतिहास लेखन में जो पुस्तक है उसके नाम में स्केच आएगा, आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी FA केई, तो आप केई से याद रखें कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसमें हिस्ट्री आएगा वो केई का है, जिसमें स्केच आएगा वो ग्रिब्ज का है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ये एक दो बार पूछा गया है इसलिए आपको याद करना जरूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे इतिहास लेखक कह सकते हैं, वैसे है नहीं लेकिन कह सकते हैं क्योंकि इतिहास के रूप में इनकी पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई है, लेकिन फिर भी हमें उसमें कई ऐसी सामग्रियां मिलती हैं, ऐसे तथ्य मिलते हैं जिनके आधार पर हम उनको इतिहास लेखक कह सकते हैं। तो विश्व भारती जो कि कलकत्ता में विश्वविद्यालय है, तो वहाँ के जो अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हैं, तो वहाँ के जो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी थे, जो अध्येता थे, उनको हिंदी साहित्य का परिचय कराना था, किसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो वहां पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया था और उसी व्याख्यान को एक पुस्तक के रूप में 1940 में प्रकाशित किया गया था, किस नाम से, हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे याद रखना है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को, हिंदी के अध्येताओं को एक भाषण दिया था, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और उस भाषण को ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और किस नाम से, हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से 1940 में इसका प्रकाशन किया गया। और काल, क्रम और पद्धति से इतिहास ना होते हुए भी उसमें बहुत सारे ऐसे लेख हैं, ऐसे तथ्य हैं, ऐसे निष्कर्ष हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि और नई सामग्री प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको इतना याद रखना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, 1940 में प्रकाशित हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास की विशेषता मध्यकालीन काव्य के स्रोतों और पूर्व परंपराओं के अनुसंधान की अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण एवं यथातथ्य व्याख्या की है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में विशेषकर मध्यकाल जो था उस पर इन्होंने बहुत ही अनुसंधान किया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने मध्यकालीन साहित्य की व्याख्या की है, उसकी समीक्षा की है। और जो कि आप इनकी अन्य रचनाएं भी देखेंगे उनके नाम से आपको पता लग जाएगा कि ये रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अब अगले हमारे इतिहास लेखक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। अब ताशी मतलब गारसादा ताशी का जो इतिहास ग्रंथ था वो इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी था, जो कि फ्रेंच भाषा में था। उसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही जॉर्ज ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ था उसका हिंदी में अनुवाद वो अंग्रेजी में था और हिंदी में अनुवाद 1957 में किशोरी दास गुप्त ने किया था। अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य हमारा, आचार्य शुक्ल ने जहां तत्कालीन युगीन परिस्थितियों पर बल दिया वहीं आचार्य द्विवेदी ने परंपरा पर बल दिया है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आलोचना दृष्टि की बात करें या उनके साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि की बात करें तो इन दोनों में, आलोचना में और इतिहास लेखन में, दोनों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति से प्रभावित होते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियां
उस पर विशेष बल दिया है। आगे जब आप भक्ति काल के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि आचार्य शुक्ल जो है वो भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमण मानते हैं, क्योंकि तत्कालीन युगीन परिस्थिति यही थी कि मुस्लिम आक्रमण के कारण जो उत्तर भारत है वो काफी त्रस्त था, तो इस कारण इन्होंने भक्ति आंदोलन का संबंध उससे जोड़ा। तो तत्कालीन युगीन परिस्थितियों को किसने महत्व दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति काल जो है वो हमारी परंपरा से विकसित हुई है, चाहे वो जैन के रूप में, फिर बौद्ध के रूप में और ऋग्वेद में। तो हमारी भक्ति जो है वो हमारी परंपरा में ही है, जो कि इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में बताया कि हमारी परंपरा के कारण इसका विकास हुआ है, ना कि मुस्लिम आक्रमण के कारण। तो इस प्रकार इनकी आलोचना दृष्टि और इनके साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि में परंपरा है और परंपरा पर बल दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी का एक बेसिक अंतर है। तदयुगीन चेतना पर किसने बल दिया? आचार्य शुक्ल ने। और परंपरा पर बल किसने दिया? आचार्य द्विवेदी ने। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं प्रमुख इतिहास ग्रंथ, उनके लेखक और प्रकाशन वर्ष पर, जो कि सीधे सीधे और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को पता है। तो गारसा दत्तासी, जो कि मैंने आपको बताया, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये इनका ग्रंथ है जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1847 में। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और आता है हमारे सामने, महेश दत्त शुक्ल का, जो कि कई बार पूछा गया है और बच्चे गलत करते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल की, 1883 में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज, जो कि मैंने आपको बताया शिव सिंह सेंगर की रचना है, ये भी 1883 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इतिहास लेखक है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि मैंने आपको बताया द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुई थी। ये अंग्रेजी भाषा में है। नेक्स्ट हमारे इतिहास लेखक आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में तीन भाई सम्मिलित हैं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। और इन्होंने सम्मिलित रूप से इतिहास ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में था। 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ, चौथा भाग 1934 में। अगले हमारे इतिहास लेखक है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने, 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगले हमारे जो इतिहास लेखक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 में इनका प्रकाशित हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी, 1930 में ही इनका भी प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो विवेचनात्मक शब्द आया है, विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी ने। अगला हमारा इतिहास है रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में। अगला हमारा इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है 1934 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। अब इसमें आपको मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो विवेचनात्मक इतिहास, और दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय का, तीसरा राम कुमार वर्मा का। ये 3 आपको याद होना चाहिए। इनके में विवेचनात्मक है, इनके में आलोचनात्मक है। इनका जो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, इन्होंने हिंदी भाषा को भी ऐड कर लिया। तो ऐसे आप इनमें अंतर करेंगे और इसको याद करेंगे। रमाशंकर शुक्ल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, श्याम सुंदर दास का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक आता है इतिहास ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1940 में प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं पर। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, या मैंने आपको पहले बता दिया, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाथ संप्रदाय किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मध्ययुगीन धर्म साधना और मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, मध्ययुगीन पे मैंने आपको बताया था किसका काम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो याद रखना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस पर ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में 1959 में प्रकाशित हुआ था। तो अतीत शब्द आ जाए तो अतीत शब्द डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, याद रखना। और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी और रीति काव्य की भूमिका। तो डॉक्टर नगेंद्र में आपको ये 2 जरूर याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने, ये भी पूछा जाता है, याद रखना आप। राहुल सांकृत्यायन की ये रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी काव्य धारा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे जरूर याद रखें। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है हमारी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण रचना, डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, अज्ञेय की रचनाएं, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, नौमोहर सिंह की रचनाएं, हिंदी साहित्य की कहानी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे रहने दें आप। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखें आप। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये महत्वपूर्ण रचनाएं, सुमन राजे की रचनाएं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसे भी रहने दें। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये महत्वपूर्ण है, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। आधुनिक साहित्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये इंपॉर्टेंट है, परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया है। अगली रचना है हमारे हिंदी साहित्य का दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये नलिन विलोचन शर्मा की रचना, इसे याद कर लें, फंसाने के लिए कभी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, ये भी याद रखें, बस इनमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी जो पूरी परंपरा रही है उसको हमने यहाँ देखा। अगली वीडियो में हम काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर लिखिए, और कोई और इंप्रूवमेंट करना हो तो आप उसे बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ ना रहा हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।